हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं हेल्थ से जुड़े विषयों पर तमाम जानकारी, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सेहतमंद रखना और हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे 40 से 45 साल के बाद उभरने वाली बीमारी की, जिससे आज की तारीख में काफ़ी लोग परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं अर्थराइटिस की। लेकिन अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्या है और कैसे होती है, आज इसी पर चर्चा करेंगे CK बिरला हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर देबाशीष चंदा से। डॉक्टर देबाशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन। डॉक्टर, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आसान शब्दों में कि अर्थराइटिस क्या है और इस बीमारी की शुरुआत कैसे होती है। गुंजन, आर्थराइटिस बहुत से डिफरेंट टाइप की चीजें होती है। सिंपल वर्ड अगर सबसे पहले समझे, आर्थराइटिस इज सूजा हुआ जोड़ा, जॉइंट के इन्फ्लेमेशन। ओके। सो आर्थराइटिस किसी भी टाइप का हो सकता है। जो सबसे कॉमनली हम लोगों को मिलता है वेयर एंड टेयर इंड्यूस। वेयर एंड टेयर का मतलब है कि घुटने या कोई भी एक जोड़ा जो चल रहा है एज के साथ डिटेरियोरेट करता जाए, घिस जाए और उसमें इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाए उसके कारण, तो उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमनली मिलने वाली आर्थराइटिस है, जो कि मैक्सिमम लोगों को परेशान करती है। जी। 40 से 45 के एज में मोस्टली फीमेल्स हमारे इस प्रॉब्लम के शिकार होते हैं। और ओके। सबसे कॉमनली इन्वॉल्व जोड़ा जो होता है वो होता है घुटने, मतलब नी नी रिलेटेड आर्थराइटिस। और उसके बाद हिप या शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, शोल्डर आर्थराइटिस। सो सबसे कॉमन आर्थराइटिस ऑस्टियो आर्थराइटिस, और उसमें सबसे कॉमन जॉइंट इन्वॉल्वमेंट घुटने। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए कि आर्थराइटिस होने की वजह क्या है, इससे बचने के उपाय क्या हैं। देखो, आर्थराइटिस होने के बहुत सारे कॉमन रीजंस हैं। सबसे कॉमनली अगर हम देखते हैं, ये मोस्टली फीमेल्स में पाया जाता है। ओके। फीमेल्स में आर्थराइटिस होने का रीजन, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कहते हैं कि मेरे घुटने क्यों घिस गए, मेरे घुटने एज से पहले क्यों घुस गए, मैं तो अभी यंग हूँ 40 इयर्स की। क्या ये हेरिडिटरी है? मैं उनको समझाना चाहता हूँ, देखिए हेरिडिटरी नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि क्रिएटेड है, सेल्फ क्रिएटेड। जैसे मैं रीजन या हाई ऐसे कुछ चीजें बताऊंगा जिनके कारण आर्थराइटिस ट्रिगर होता है, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर हम देखें प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, सबसे कॉमनली जो हमें पेशेंट्स में मिलती है वो है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी। किसी भी फीमेल से अगर आप पूछोगे कि आपने विटामिन डी कितना लिया था, तो उनका एक स्टैंडर्ड जवाब होता है प्रेगनेंसी के समय तो हमने सबसे ज्यादा कैल्शियम और विटामिन डी जैसा डॉक्टर ने बोला था वैसे ही लिया था। बट प्रेगनेंसी के बाद क्या, उसके बाद बेबी आ गया तो एवरीवन स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ देयर बेबी। जिसके समय उनके जॉइंट्स का मोबिलाइजेशन, जॉइंट्स की मूवमेंट्स कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपने बॉडी पे ध्यान देना कम कर देते हैं। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी जो कि 20 22 25 30 साल की एज से शुरू होता है, प्रेगनेंसी के बाद से धीरे धीरे ओवर द टाइम वो जमा होते होते आर्थराइटिस के रूप, जिसमें कि बोन्स सॉफ्ट और हड्डियां घिसनी, मतलब ओके। जोड़े घिसने शुरू हो जाते हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सरसाइजेस का कमी रहना। रेगुलर एक्टिविटीज, जितने भी हमारे फीमेल मेंबर्स होते हैं वो लोग मोस्टली बेड मतलब घर के अंदर वाले एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, जिसके कारण कि जॉइंट्स का मूवमेंट, मतलब कि जॉइंट की एक्टिविटीज कम होती है। ठीक है, एक्टिविटीज एकमात्र ऐसी चीज है जिससे वेयर एंड टियर को जल्दी होने से रोका जा सकता है, प्लस विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन से। ओके। तो वो कौन से लक्षण या कहें हम सिम्टम्स जिनसे हमें पहचान हो सके कि किसी को आर्थराइटिस की परेशानी शुरू हो गई है। गुंजन, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है तुमने। मैक्सिमम लोगों को अभी अगर मैं बोलूं कितने लोगों के घुटनों में से कट कट की आवाज आती है, ठीक है, तो 90% लोग अगर ऑडियंस में बैठे हो ना, सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि मेरे घुटनों में से कट कट की आवाज आती है, और उसे नजरअंदाज करते हैं। जी ठीक बिल्कुल। है, मैं 3 4 सिम्टम्स बताता हूँ, अगर ये है आपको तो इनको इमीडिएटली दिखाएं और इनसे मतलब ट्रीटमेंट करके आगे अपने जोड़ों को बचाया जा सकता है। जैसे नंबर 1, क्लिकिंग साउंड्स। गूगल भी करते हैं तो गूगल में लिखा था क्लिकिंग साउंड्स आर बिनाइन। बिनाइन तो नहीं है, ये अनइवन होने का, जॉइंट की जो लुब्रिकेशन सरफेस है वो ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ हो रही है, उसका फर्स्ट सिम्टम है क्लिकिंग साउंड्स। अगर वो पेन के साथ आ रहे हैं देन तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 2, स्टार्टिंग पेन। अगर आप बहुत देर बैठे हुए हैं और खड़े होने जाते हैं, जैसे मैं सोचिए सोफे में या चेयर पे 1 घंटा बैठा हूँ, खड़े होने जाता हूँ, पहला स्टेप लेने जाता हूँ तो मुझे क्लिंचिंग पेन आता है।
ठीक है, या मैं मूवी थिएटर में बैठा हूँ या कार के बैक सीट पे बैठा हूँ जहां मुझे सडनली फील होती है कि मैं अपना घुटना या पैर सीधा कर लूं, ठीक है, ये फीलिंग अगर आ रही है स्टार्टिंग पेन, दैट मींस कि कार्टिलेज अंदर जो है इरोड होना शुरू हो गया। इसके अलावा चलते वक्त घुटने का लॉक हो जाना, ठीक है, सीढ़ी चढ़ने और उतरने में दिक्कत होना, ये अर्ली सिम्टम्स है। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं देन इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाओ, ये चीज ट्रीटेबल है, ठीक है। और इनमें बहुत कोई मेडिसिन की नहीं, बेसिकली एक्सरसाइज और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से ये ठीक हो जाता है। ओके। एक बहुत आम समस्या होती है, अगर आप कहीं बैठ गए, उठने में बड़ी परेशानी होती है, उसके बाद अरे मुझसे उठा नहीं जा रहा, एकदम से मेरे जॉइंट्स में पेन हो गया, तो ये भी एक लक्षण है इसका? हाँ, ये इसे ही स्टार्टिंग पेन बोलते हैं कि मतलब फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन जो करना है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल उपाय बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे लगता है कि इसके साथ कोरिलेट परेशानी करेंगे। झेल भी रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि घुटने को अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, खड़े होने से पहले ही थोड़ा सा चला दें, ठीक है, बैठे बैठे। इससे क्या होगा, हमारे जॉइंट के अंदर जो जॉइंट्स खुल लिक्विड जाएंगे। फ्लूइड है वो चारों तरफ फैल जाएगा, हाँ, जिससे हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। सेकेंडली, नीची जगहों पे जिनको ये दिक्कत रेगुलर आती है, घुटने से नीचे वाली जगहों पे बैठना बंद कर दें, ठीक है, उससे ऊंची जगह पे बैठे तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, और खड़े होने से पहले अपने जॉइंट्स को चला लें थोड़ा सा। ओके। डॉक्टर ये भी बताइए, अर्थराइटिस कितने प्रकार की होती है और कौन सी ज़्यादा सीवियर होती है? देखो, आर्थराइटिस को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक एज रिलेटेड वेयर एंड टियर, ठीक है, या घिस जाना, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, और दूसरा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेटरी मतलब जिसमें कि कुछ अपने बॉडी के ऑटो इम्यून सेल्स हैं, अपने सेल्स अपने ही जॉइंट के कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। जैसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस किस में होता है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, सोरियाटिक आर्थराइटिस, ऐसे बहुत से करीब 50 डिजीजेस हैं जिनमें की जॉइंट के कार्टिलेज डिसऑर्डर्स होती हैं। तो दो ब्रॉड कैटेगरी हो गई, एक वेयर एंड टियर आर्थराइटिस और एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। सो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस यूजुअली मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट हाँ, सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी कभी-कभी प्रेजेंट होते हैं। बट एज रिलेटेड आर्थराइटिस इंडियन लोगों में नी में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ओके। तो डॉक्टर, इस बीमारी का सबसे इम्पोर्टेंट क्या इलाज है, ये बताइए आप हमें। देखो, मैंने जैसा बताया कि अगर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो आपको डॉक्टर को मिलना है। आपका डॉक्टर रिमेटोलॉजिस्ट मिलके इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये कंट्रोलेबल डिजीज है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसमें मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो रही है। सो उसमें पिन पॉइंट डायग्नोसिस होना कि कौन सा आर्थराइटिस आपको है, रिमेटॉइड है, सोरियाटिक है, एंकाइलोजिंग है, या और किसी तरह का है, वो आपको डॉक्टर आपको बताएगा। रिमेटोलॉजिस्ट मिलके उसको ट्रीट करेंगे। वो एक डिजीज है जिसे कि कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही कुछ मेडिसिन से इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि लोगों को पता नहीं है। सेकंड, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब वेयर एंड टियर वाला आर्थराइटिस है, तो जितना अर्ली डॉक्टर के पास जाएंगे उतना चांसेस है कि लेटर ऑन नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, या हिप रिप्लेसमेंट या शोल्डर रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो उनसे बचने के लिए, जैसे मैंने बताया कि ये जो 4 सिम्टम्स है, इन पे 3-4 चीजें करना शुरू कर दीजिए। नंबर 1, विटामिन डी रेगुलर इनटेक करना शुरू कर दीजिए। नंबर 2, वेट बढ़ने मत दीजिए। नंबर 3, रेगुलर वॉक, रोज आधा घंटा कम से कम सुबह शाम अगर चल सकते हैं वॉकिंग करें। थर्ड, जितना हो सके कंफर्टेबल शूज, स्पोर्ट शूज या जिनमें कुशन है, गद्दी वाले शूज, उनको पहनना शुरू करें। ओके। तो मतलब लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके हम इस बीमारी से थोड़ा बहुत बच सकते हैं जी। और ये भी बताइए, क्या इसका परमानेंट इलाज हो सकता है या फिर हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है इसके लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है, कुछ चीजें ना मेडिसिन वाले कैटेगरी में नहीं आती है। जैसे विटामिन डी, विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल मैं पकड़ रहा हूँ या विटामिन पकड़ रहा हूँ, जो कि जरूरत है बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर आप बोलो कि मैं विटामिन डी, मैंने मोस्टली जो मैंने पेशेंट से सुनता हूँ, वो कहते हैं कि मैंने 4 हफ्ते का कोर्स किया, 6 हफ्ते का कोर्स किया, किसी डॉक्टर ने 3 महीने का कोर्स बताया था। ये ऐसा कोई कोर्स नहीं है। विटामिन डी रेगुलर इनटेक चाहिए हमें, ठीक है। जैसे मैं डेली खाना खाता हूँ तो डेली का काम चलता है, वैसे ही मुझे विटामिन डी का भी हफ्ते में या महीने में एक डोज चाहिए, या डेली मिनिमम डोज चाहिए, जिससे कि बोन स्ट्रांग रहे। तो इसलिए मैं मेडिसिन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये मिनरल अपटेक है, क्योंकि विटामिन डी जो है सनलाइट से बॉडी में सिंथेसिस होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पे सनलाइट एक्सपोजर पॉसिबल नहीं है। दिल्ली, गुड़गांव या इंडिया के पेशेंट्स के लिए फुल बॉडी एक्सपोजर सनलाइट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अल्ट्रा वायलेट रेज अर्ली मॉर्निंग में मिलती है, जिनसे कि विटामिन डी बनता है। इसके अलावा
जैसे पॉल्यूशन एक रीजन है जिससे कि यूवी रेज नीचे पहुंच नहीं पाती, इंफ्रारेड गर्म रेज पहुंचती है, यूवी रेज बहुत जरूरी है जिनसे कि विटामिन डी बने। तो इसलिए मेरे हिसाब से विटामिन डी इज एन सप्लीमेंट नॉट एज ए मेडिसिन। ठीक है, ओके सप्लीमेंट लेने की जरूरत है रेगुलर इंटरवल्स पे। आप अपने डॉक्टर्स को पूछे, अपने डॉक्टर्स हमको बताएंगे कितना रेगुलर इंटरवल पे लेना जरूरी है। तो ओके ये मेडिसिन नहीं है। नंबर 2, लुब्रिकेशन बढ़ाने की चीज है। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम देसी इलाज से भी लुब्रिकेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे घी, देसी घी इज ए वेरी गुड लुब्रिकेशन एजेंट, जिसको हम खाए डेली 1 टीस्पून, हमारे बहुत सारे जॉइंट्स की प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। टर्मरिक, हल्दी, अब हल्दी के एक्सट्रैक्ट्स अमेरिकन कंपनीज कैप्सूल में बेचती है, ठीक है, जिसके कि पेटेंट्स है। हमारे यहाँ तो हल्दी पहले से ही मिलती थी। अगर मैं किसी के पेशेंट को बोलूं हल्दी वाला दूध पीना है तो वो हमेशा मना करते हैं। ठीक है, बट हो सकता है टर्मरिक की कर्क्यूमिन की कैप्सूल्स 100 रुपए की खरीद के भी खाएगा। सो हल्दी, हल्दी इज अ वेरी गुड बोन एंड जॉइंट लुब्रिकेटर। नेक्स्ट, ओके तिल, सेसमी सीड। ठीक है, तिल का तेल लगाना या खाना या तिल खाना, दीज आर वेरी गुड सप्लीमेंट्स। इनको हम अपने डेली रूटीन में लेना शुरू करें जिससे कि जॉइंट लुब्रिकेशन बेटर हो जाए। ओके बट यस, जिनके कार्टिलेज डैमेज हो चुके हैं, बहुत समय क्या होता है कि डॉक्टर के पास लेट पहुंचे, तब कार्टिलेज सप्लीमेंट्स, ग्लूकोसेमाइन, कॉन्ड्रोटेन या कोलाजेंस, इनको हम लोग मेडिकेशन के हिसाब से देते हैं शॉर्ट ड्यूरेशंस में, और कुछ कुछ दिनों के बाद रिपीट करते हैं उनकी ओके चीजों को, प्लस रेगुलर एक्सरसाइजेस। ओके डॉक्टर, मुझे ये भी बताइए कि इसमें कई बार स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि हमें सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है? हाँ, हमें इसमें मल्टीपल लेवल की सर्जरीज होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, सोचिए किसी को अगर चोट लग गई है और उस घुटने के अंदर कार्टिलेज खराब हो गया है, तो अर्ली स्टेजेस में, जैसे जिनकी 40-45 की एज नहीं हुई है, जहाँ पे कि हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, वहां हम कार्टिलेज ट्रांसप्लांट या कार्टिलेज रीग्रोथ प्रोसीजर्स करते हैं, जो कि आज इंडिया में अवेलेबल है। कार्टिलेज ट्रांसफर, जिसमें कि हम अपने ही बॉडी के कार्टिलेज सेल्स से न्यू शीट्स ऑफ कार्टिलेज बनाते हैं और उन्हें लगा देते हैं। सो ये पॉसिबल है। कार्टिलेज रीग्रोथ के लिए स्टेम सेल्स एंड बोन मैरो थेरेपी बहुत सारी सक्सेसफुल है। बट यस, जब कंप्लीट जॉइंट डैमेज हो जाए, जब चारों तरह से पूरी तरह से खराब हो गया जोड़ा, उनमें हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं। और नी रिप्लेसमेंट या शोल्डर हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। जैसे कैटरेक्ट को हम सक्सेसफुल मानते हैं कि सर्जरी के बाद इमीडिएटली घर जा सकते हैं, मैं नी रिप्लेसमेंट को सेकंड नंबर पे मानूंगा कैटरेक्ट के बाद, क्योंकि हम उसमें 1 या 2 दिन के लिए हॉस्पिटल स्टे कराते हैं। तो 2 दिन के अंदर पेशेंट बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज आना शुरू हो जाता है। महीने 2 महीने के अंदर इवन जमीन पे भी पालती मार के बैठ सकते हैं पेशेंट्स। ओके डॉक्टर, ये भी बताइए कि यूरिक एसिड भी एक बहुत बड़ी वजह है अर्थराइटिस होने की? यस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में एक रसायन के कारण घुटने खराब होना, जैसे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इन्फ्लेमेशन को सेटल नहीं होने देता है। तो सोचो आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस या किसी कारण से नी में चोट लगी और आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की तरह होता है, जो कि पिन की तरह चुभते रहते हैं कार्टिलेज के अंदर, जो कार्टिलेज डैमेज कंटिन्यूस करते रहते हैं। तो क्या होता है, आपका नॉर्मल आर्थराइटिस था, मगर या इंजरी हुई, उसके बाद कार्टिलेज को खराब करने का काम यूरिक एसिड ने ज्यादा कर दिया, या आपका यूरिक एसिड इतना ज्यादा रहता था हमेशा कि उसने जॉइंट को कंप्लीटली इरोड कर दिया। तो यूरिक एसिड को कम करने से भी, हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स जिनका यूरिक एसिड के कारण आर्थराइटिस ट्रिगर हो गया है, बढ़ गया है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ओके लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आर्थराइटिस में किन खाने की चीज़ों का परहेज करना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूँ, ऐसा कोई बुक में लिखा हुआ सामान नहीं है जिससे आर्थराइटिस बढ़ता हो। ठीक है, यूरिक एसिड से देखो डिफरेंट टाइप के आर्थराइटिस है। यूरिक एसिड हो गया जिसमें प्रोटीन डाइट को कम कर देते हैं आप। ठीक है, जो प्रोटीन, ऐसे कुछ प्रोटीन टाइप्स होते हैं, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स टाइप के 2 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, उनमें जो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, ऐसे वाले प्रोटीन्स को हम कम लेना शुरू करते हैं। जैसे यूरिक एसिड पेशेंट्स है तो हम उनको बोलते हैं कि आप ऐसे प्रोटीन्स लो जिनमें कि यूरिक एसिड कम बने, जैसे रेड मीट को अवॉइड करें, कैबेज, मशरूम, अरबी, इनको अवॉइड करें। बट इन जनरल ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है बाकी किसी आर्थराइटिस में जिनसे कि आर्थराइटिस ट्रिगर होता है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर चीजों से, जैसे बहुत सारे पेशेंट मेरे को बोलते हैं कि सर मैंने चना खाया या मैंने चावल खाया, मेरे को अगले दिन जॉइंट में पेन। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम होती है तो प्लीज उसे मत खाएं। मगर ऐसा कोई 100% चीज नहीं है जैसे कि हमेशा सबको इसी से ही होगी। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम होती है उसे मत खाएं। बाकी
वजन बढ़ने वाला काम ना करें, क्योंकि वजन अगर बढ़ेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस चाहे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, दोनों में ही जॉइंट्स पे लोड ज्यादा पड़ेगा और जॉइंट खराब हो जाएंगे। ओके डॉक्टर देवाशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू गुंजन एंड थैंक यू TV9। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हो और इससे पेशेंट का अवेयरनेस हो। सो मुझे लगता है अवेयर जो लोग होते हैं, उन लोगों की बहुत सारी मुसीबत और प्रॉब्लम्स को टाइमली सॉर्ट आउट कर लेना तो ठीक हो सकता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सो मच। उम्मीद है कि आपको अर्थराइटिस से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होंगी कि जैसा भी कि डॉक्टर ने भी बताया कि एक्सरसाइज करना और सही डाइट लेना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी से बचने के लिए। अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.